लॉयर्स एंड लॉ स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं लीगल कोलोकेशंस इन इंग्लिश पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने बना दिया है। आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में लीगल इंग्लिश का एक सेक्शन बना है, यानी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आपको लीगल इंग्लिश रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। पार्ट 1 भी वहीं पे आपको मिल जाएगा। लीगल कोलोकेशंस क्या होती हैं, लीगल कोलोकेशन को हम कैसे यूज करते हैं, वो मैंने पार्ट 1 के अंदर सब सिखा दिया है। तो वहां पे जाइए। अभी अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को देख लीजिए। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे 15 लीगल कोलोकेशंस इन इंग्लिश। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट करना ना भूलना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फिर फेलो लॉयर्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट कोलोकेशन इज लॉज अ कंप्लेंट। देखिए, मैंने आपको बताया था कोलोकेशन होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमेशा साथ में ही आते हैं सेंस बनाने के लिए। तो लॉज अ कंप्लेंट कहते हैं हम, कभी फाइल अ कंप्लेंट नहीं कहते हैं। अब कंप्लेंट फाइल करना हिंदी में होता है, कंप्लेंट फाइल करने जा रहा हूं, बट कंप्लेंट लॉज करने जा रहा हूं, ये एक रियल कोलोकेशन है। मतलब होता है शिकायत दर्ज करना। टू ऑफिशियली मेक अ कंप्लेंट, अपनी कंप्लेंट को ऑफिशियली देना, लॉज कंप्लेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कह रहे होगे सर मैंने तो बहुत बार सीनियर्स को और सबको कहते हुए सुना है फाइल अ कंप्लेंट, फाइल अ कंप्लेंट। दैट्स अ ट्रेंड। देखो, कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें आप फ्लो में कह देते हो, बट जरूरी नहीं है कि जो भी फ्लो में कही हुई सारी चीजें हो वो सही हो। तो लीगल इंग्लिश के हिसाब से ये जो कोलोकेशंस है, आई शुड रिमूव द एरोस, ये जो कोलोकेशंस है, ये जो कोलोकेशन है, ये साथ में ही आएंगे, सारे वर्ड साथ में आएंगे। आप हेर फेर नहीं कर सकते हो इनके अंदर। एग्जाम्पल देखो, शी लॉज्ड, सेकेंड फॉर्म होती है लॉज्ड। शी लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर फॉर हरासमेंट। तो भैया क्या किया, एम्प्लॉई ने अपने एम्प्लॉयर यानी मालिक के खिलाफ, कंपनी के एम्प्लॉयर के खिलाफ क्या करी, कंप्लेंट लॉन्च कर दी, शिकायत दर्ज कर दी हरासमेंट की केस के अंदर। चलिए नेक्स्ट कोलोकेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन इज टेक एन ओथ। बहुत सिंपल है, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो चलिए सीख लेते हैं। शपथ लेना। तो जब भी आप ओथ लेते हो, टेक एन ओथ करते हो, उसे कहते हैं टेक एन ओथ, ओथ लेना। तो आप कसम खाते हो, शपथ लेते हो कि भाई मैं ये कहूंगा या फिर ये करूंगा या फिर ये नहीं करूंगा। टू मेक अ फॉर्मल प्रॉमिस, आप फॉर्मल प्रॉमिस कर रहे हो इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर फॉर्मल प्रॉमिस कर रहे हो। द विटनेस टुक एन ओथ, विटनेस क्या करता है, टुक एन ओथ, विटनेस ने ओथ ली, शपथ ली, कसम खाई, बिफोर गिविंग द टेस्टिमनी। अब टेस्टिमनी क्या होती है, टेस्टिमनी होती है गवाही। गवाही देने से पहले विटनेस ने, यानी कि विटनेस को हिंदी में कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं विटनेस को हिंदी में, आई डोंट नो। पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। मुझे पता है बट मेरे दिमाग से निकल गया है कि हिंदी में विटनेस को क्या कहते हैं। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड कोलोकेशन। क्रॉस एग्जामिन अ विटनेस, ये साथ में आएगा। क्रॉस एग्जामिन अ विटनेस। कई आप ना इसको अलग नहीं कर सकते हो, अलग करोगे तो फिर कोलोकेशन नहीं बनेगी। ओके, कोलोकेशन का मीनिंग ये होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर अलाइंड इन सच अ मैनर दैट मेक सेंस। ओके, गवाह के से जिरह करना, यानी कि एग्जामिन, जिरा मतलब होता है आ एग्जामिन करना, जिरा मतलब कि पता लगाना कि सच क्या है, क्रॉस एग्जामिन करना। टू क्वेश्चन द अदर साइड्स विटनेस इन कोर्ट। हाँ, मतलब विटनेस, यहाँ पे मैंने कहा ना विटनेस, मुझे नहीं पता, विटनेस नीचे लिखा है, विटनेस को कहते हैं गवाह, गवाह। तो गवाह। द डिफेंस लॉयर। अब डिफेंस लॉयर कौन सा होता है भैया, ये है, ये प्रोसिक्यूशन लॉयर, ये है डिफेंस। ये कह रहे हैं जी इन्होंने कांड किया है, ये कह रहे हैं भैया कांड नहीं किया, वो कर्म था। तो इनके जो वकील साहब हैं वो कांड को कर्म बताने में, मतलब कांड को कर्म बताने की कोशिश करेंगे, और भैया ये जो प्रोसिक्यूशन होता है वो कर्म को कांड बताने की कोशिश करेंगे। दैट्स हाउ वर्क कोर्ट वर्क्स। आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ। द डिफेंस लॉयर क्रॉस एग्जामिन द विटनेस थोरोली। अब थोरोली का मतलब यहाँ पे होता है कि डीपली कह सकते हो। अब डीपली नहीं कहना सकते तो कंप्लीटली कह सकते हो। अब कंप्लीटली भी नहीं कहना चाह सकते हो, क्या तो कह सकते हो आप, ओके,
I can say there are a lot of words there. I'm not exactly, मेरे दिमाग में भी word नहीं आ रहा है. I can say that a lot of words are there. Let's move on to the fourth collocation, award damage. अब award damage क्या होता है भैया? मान लीजिए ये हमारे, ओहो, बहुत दिनों बाद मैंने बचपन में कार बनाई थी, अब दोबारा बना रहा हूँ. ये भैया कार में है और एक भैया रोड पे चल रहे हैं. इन्होंने अपनी कार से इसे इन्हें उड़ाया नहीं, छोटी मोटी टक्कर लग गई. अब उससे क्या हुआ, ये तो बच गए, इनको चोट नहीं लगी, बट इनका जो फ़ोन है आईफोन 19 प्रो मैक्स, आईफोन 19 प्रो मैक्स लिख देते हैं, क्योंकि आईफोन तो भैया कभी भी फ़ोन निकाल देता है. अब 19 आ जाएगा कुछ दिनों बाद, निकाल ही देगा. तो 19 प्रो मैक्स टूट गया. इन्होंने इनके ऊपर क्रिमिनल नहीं सिविल केस फाइल कर, और उस सिविल केस के अंदर जो इन्होंने फाइल किया था कि भैया मेरा 19 प्रो मैक्स टूट गया है, मुझे उसका पैसा चाहिए, आई नीड मनी मनी मनी. तो वहां पे कोर्ट ने कहा कि हाँ भैया आपने ठोका था, आपने बढ़िया करके ठोका, बंदा बच गया, इसलिए आप जेल नहीं जा रहे हो, और उन्होंने क्रिमिनल नहीं सिविल केस फाइल किया है, तो सिविल में तो आपको पैसा देना पड़ेगा जो उनका नुकसान हुआ है. और कोर्ट ने क्या किया, अवॉर्ड डैमेज कर दिया, यानी हर्जाना देने के लिए बात कहती है, तो अवॉर्ड कर दिया. अब इसे अवॉर्ड क्यों कहते हैं भैया? कोर्ट है, कोर्ट आपको कुछ दे रहा है तो आपके लिए अब अवॉर्ड से कम नहीं है भैया, रख लो, वरना कोर्ट बहुत मुश्किल से देता है, लोगों के जूते घिस जाते हैं कोर्ट के अंदर. द कोर्ट अवॉर्डेड डैमेजेस टू द विक्टिम, डैमेजेस टू द विक्टिम, यहाँ पे विक्टिम कह लो इसे, बेचारा उसका 19 प्रो मैक्स टूट गया तो हर्जाना उसे मिल गया, खुश है वो. नेक्स्ट वन इज फिफ्थ कोलोकेशन, एडमिट एविडेंस. अब क्या होते हैं जो एविडेंस होते हैं, साक्ष्य को स्वीकार करना. अब स्वीकार कौन करोगे? आप करोगे भैया. आप कौन हो? आप कुछ नहीं हो. जज साहब बैठे हैं वहाँ पे, जज साहब टेबल पे बैठे हैं ऑर्डर करने के लिए. आपने उनको एविडेंस दिखाए कि जज साहब ये एविडेंसेस है. जज साहब ने देखे, कहा कि भैया ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दो ठीक है, इनको एडमिट कर लेते हैं. तो एविडेंस को एडमिट करना कहते हैं. टू अलाउ एविडेंस टू बी कंसीडर्ड बाय कोर्ट, जब कोर्ट किसी एविडेंस को कंसीडर करती है, कंसीडर मतलब एक्सेप्ट करती है. इंग्लिश में देखो गाइस, ये नॉर्मल इंग्लिश नहीं है, ये लीगल इंग्लिश है. कंसीडर मतलब, आप कहोगे सर कंसीडर मतलब समझना, इंग्लिश में कंसीडर अगर हम सर्च करेंगे तो वहाँ पे मीनिंग आ जाएगा समझना. बिल्कुल मीनिंग समझना आ जाएगा, बट यहाँ पे कंसीडर का मीनिंग यहाँ पे है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना. द जज एडमिटेड द सीसीटीवी फुटेज एज एविडेंस. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ कोलोकेशन, क्वाश अ कन्विक्शन. क्वाश, अब देखो क्वाश आप यूज कर सकते हो वर्ड एफआईआर के साथ भी, कि भाई कोर्ट ने एफआईआर क्वाश कर दी, कन्विक्शन क्वाश. अब कन्विक्शन मतलब सजा. मान लीजिए किसी लोअर कोर्ट ने सजा दे दी, आप कहाँ गए? आप गए हायर कोर्ट. आप हायर कोर्ट गए, हायर जुडिशरी ने क्या किया, वो जो सजा थी, जो कन्विक्शन था उसे क्या किया, क्वाश कर दिया. क्वाश होता है ना कि भाई बिल्कुल खत्म कर देना, क्वाश कर देना. टू ऑफिशियली कैंसल अ क्रिमिनल कन्विक्शन. अब ये बेसिकली कहाँ पे यूज होता है? क्रिमिनल. अब देखो कन्विक्शन हो रही है तो यूजुअली क्रिमिनल मैटर तो कहीं ना कहीं लगा होगा, वैसे सिविल में भी हो जाती है कभी कभी. दोष सिद्ध को रद्द करना, दोष सिद्ध को, वाह व्हाट अ गुड हिंदी. द हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट क्वाश्ड हिज कन्विक्शन. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसकी कन्विक्शन को रद्द कर दिया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस होने की वजह से. लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ वन, इशू अ वारंट. बहुत ईजी है, कहते हैं ना उसके खिलाफ वारंट इशू हो गया है. अब ये तो आपने हिंदी में भी सीखा है, तो इंग्लिश में तो आपके लिए आसान हो ही जाएगा. वारंट जारी करना कहते हैं इसे हिंदी में. द मैजिस्ट्रेट इशूड अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट. मैजिस्ट्रेट ने क्या किया भैया? वारंट इशू किया उसके अरेस्ट के लिए. चलिए बहुत ईजी है. लेट्स मूव ऑन टू द एट्थ, लेवी अ फाइन. लेवी अ फाइन, जुर्माना लगाना, लेवी. यू कैन ऑल्सो से, देखो यहाँ पे एक और कोलोकेशन यूज हो सकती है, मतलब वर्ड यूज हो सकता है, कह सकते हो इम्पोज, इम्पोज अ फाइन. ये भी ठीक है, करेक्ट है ये भी. यू कैन ऑल्सो से इम्पोज अ फाइन, बट लीगल इंग्लिश है ना भाई साहब, लीगल इंग्लिश में तो आपको लीगल वर्ड यूज करने पड़ेंगे ना जो उससे हैं, तो आप कह सकते हो लेवी, लेवी अ फाइन. द ट्रैफिक पुलिस लेवीड अ फाइन फॉर ओवर स्पीडिंग. एक भाई साहब थे, ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, उन पे लेवी फाइन कर दिया गया, यानी कि फाइन, जुर्माना लगा दिया गया. लेट्स मूव ऑन टू द नाइन्थ, एंटर अ प्ली. एंटर अ प्ली, एंटर अ प्ली का मीनिंग होता है कि भैया
दोषी या निर्दोष होने की दलील देना, दलील देते ना भाई साहब, जज साहब ये मैंने नहीं किया, दूसरा कहता है नहीं जज साहब ये इसने ही किया है। अब वहां पे एंटर अ प्ली होता है, फॉर्मली स्टेट गिल्टी और इनोसेंट इन अ कोर्ट। अब कहता है कोर्ट के अंदर जज साहब, जब देखिए कन्विक्शन होने का समय आता है ना, कन्विक्शन से पहले का बताता हूँ, कन्विक्शन तो हो जाता है जब होता है कन्विक्शन, उससे पहले कहे तो जज साहब पूछते हैं, कोर्ट में जज साहब पूछते हैं डू यू प्ली गिल्टी। अगर जिसपे आरोप लगा होता है वो कहता है नो योर ऑनर आई डू नॉट प्ली गिल्टी, उसके बाद केस का प्रोसीडिंग पे लगा देते हैं कि भैया ये बंदा गिल्टी नहीं मान रहा है, ये अपने आप को डिफेंस करेगा, अब इसके बाद आगे की बातचीत चलेगी। टू फॉर्मली स्टेट एग्जाम्पल, द एक्यूज एंटर्ड अ प्ली ऑफ नॉट गिल्टी। एक्यूज ने क्या किया भैया, एंटर किया प्ली में कि भैया आई डू नॉट प्ली गिल्टी। बहुत फॉर्मल वर्ड है, बहुत लीगल इंग्लिश में यूज होता है, तो यू कैन ऑल्सो यूज इट। लेट्स मूव ऑन टू द 10th वन, ले डाउन द लॉ। अब क्या होता है कि कानून बनाना या फिर बताना, स्टेट रूल फॉर्मली। अब फॉर्मली यहाँ पे ना आप यूज कर सकते हो कड़ा नियम, ले डाउन द लॉ, इस केस के लिए हम यूज कर सकते हैं, इस सिचुएशन के लिए। द प्रिंसिपल लेड डाउन, अब ये स्कूल में यूज हो रहा है, द प्रिंसिपल लेड डाउन द लॉ रिगार्डिंग द अटेंडेंस, हो सकता है आप कह सकते हो द ऑनरेबल जज, आई कैन से दैट द ऑनरेबल जज ऑफ हाई कोर्ट laid down the rule that, क्योंकि लॉ तो है नहीं, it is mandatory to wear गाउन, आई कैन से गाउन। हाई कोर्ट्स के अंदर वैसे भी गाउन पहनना मैंडेटरी होता है, बट एग्जेम्प्टेड होता है समर स्टूडेंटशिप में। गाउन इन हिज कोर्ट, उस कोर्ट में गाउन पहनना मैंडेटरी है सभी के लिए, चाहे गर्मी हो या सर्दी। तो ये क्या हुआ, ले डाउन द रूल कर दिया उन्होंने, या फिर लॉ भी कह सकते हो आप उसे। लॉ तो अलग हो जाएगा, कहीं से अगर आप वर्ड यूज लॉ की जगह कभी कभी वर्ड यूज रूल भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूल। लेट्स मूव ऑन टू द 11th, सर्व अ सेंटेंस। अब क्या होता है भैया, सजा काटना। अगर कोई इंसान सजा काट रहा है तो क्या कर रहा है, वो अपनी सेंटेंस को सर्व कर रहा है, सेंटेंस को सर्व कर रहा है। टू स्पेंड टाइम इन प्रिजन एज पनिशमेंट, ही इज सर्विंग अ सेंटेंस ऑफ 5 years फॉर रॉबरी। रॉबरी के चक्कर में वो 5 साल की सजा काट रहा है, बहुत ईजी है, सर्विंग अ सेंटेंस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू 12th, वेव राइट्स, यानी कि अपने अधिकार को छोड़ना, वेव कर देना राइट्स। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप अधिकार नहीं छोड़ते हो, जैसे आप डिग्री पास कर देते हैं और आपका अधिकार आपसे ले लिया जाता है, तो उस केस के अंदर भी होता है वेव राइट्स यूज हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ही वेव्ड हिज राइट टू रिमेन साइलेंट एंड कन्फेस्ड। उसने जो अपना राइट टू रिमेन साइलेंट था, अब देखो राइट टू रिमेन साइलेंट आपने बहुत बार वर्ड सुना अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते हो तो। अब हॉलीवुड मूवी में आपने देखा होगा, जब भी पुलिस भैया आते हैं, किसी को हथकड़ी पहनाते हैं, उन्हें कहते हैं यू हैव राइट टू रिमेन साइलेंट, एनीथिंग डन और सेड विल बी, आगे का मैं भूल गया क्या कहते हैं वो, कुछ तो कहते हैं ऐसे करके कुछ कहते हैं, देख लेना हॉलीवुड मूवी अच्छी होती है, कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स मूव ऑन टू द 13th, स्टैंड ट्रायल, मुकदमे का सामना करना। कहते हैं यू विल स्टैंड ट्रायल, अपीयर इन द कोर्ट टू बी जज्ड, कि भैया कोई इंसान है, ये इधर खड़ा है, यहाँ खड़ा है, ये मतलब कटघरा जिसे कहते हैं हिंदी में, वहाँ खड़ा है, वहाँ पे अपने ट्रायल को स्टैंड कर रहा है। ही विल स्टैंड द ट्रायल फॉर मर्डर नेक्स्ट मंथ, यानी कि वो भैया आएंगे, यहाँ खड़े होंगे, यहाँ पे अपने ट्रायल को स्टैंड करेंगे। ऐसा हर जगह नहीं होता, मतलब ये तो मूवीज में देखा होगा आपने, बट स्टिल इट डजंट वर्क लाइक दिस। 14th, इम्पोज अ बैन, जब भी बैन की बात आती है, प्रतिबंध की बात आती है, उसके लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश वर्ड इम्पोज, इम्पोज कर देना। आपने ऊपर देखा, मैंने ऊपर भी एक वर्ड यूज किया इम्पोज, ओके। एनफोर्स और इम्पोज मैंने आपको जो डिफरेंस बताया था। एग्जाम्पल देखते हैं, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स, गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन इम्पोज किया प्लास्टिक बैग्स पे। लेट्स मूव ऑन टू द 15th वन, वायोलेट अ लॉ, मीनिंग टू ब्रेक अ लॉ।
कानून का उल्लंघन करना, एनीवन, कोई भी, वायोलेट। अब देखो वायोलेट का मीनिंग होता है यहाँ पे उल्लंघन करना, बहुत ईजी है। ब्रेक अ लॉ होता है, कह सकते हो ब्रेक अ लॉ, यू कैन ऑल्सो यूज द वायोलेट अ लॉ, ये भी आप कह सकते हो। एनीवन हु वायोलेट्स द लॉ विल बी पनिश। कोई भी इंसान जो लॉ को वायोलेट करेगा, लॉ का उल्लंघन करेगा, लॉ को तोड़ेगा, उसे पनिश किया जाएगा। दिस वाज द लास्ट कोलोकेशन ऑफ द डे। क्योंकि आपने देखा हमने कितनी कोलोकेशन सीखी है आज, बताइए जल्दी फटाफट। 15 कोलोकेशन। अब ये सारी कोलोकेशन लीगल इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कोलोकेशंस आप कैसे याद रख सकते हो? देखिए 15 है, एनी 5, आई कैन से एनी 5 पिक करो, उसके अपने आप सेंटेंस फ्रेम करो। ये वो सजा वाला सेंटेंस नहीं है लीगल इंग्लिश के अंदर, ये सेंटेंस है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, सेंटेंस को, उदाहरण तो नहीं कहते, उदाहरण तो एग्जाम्पल को कहते हैं, सेंटेंस, वाक्य, हाँ वाक्य कहते हैं इसे, वाक्य। वाक्य फ्रेम करो, अपने सेंटेंस बनाओ, और ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे सेंटेंस, तो ये सारे वर्ड्स आपके माइंड में बैठने स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी टंग पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। That's how these things work. So guys, we have learned 15 collocations and these are very 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 useful collocations in legal English. तो अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, आप लॉयर्स हैं, आपने हिंदी मीडियम से लॉ की है, तो ये वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। सो गाइस, एक और रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो अगर आपने अभी तक नहीं की है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट में आप लिख सकते हो जो भी आपको, जैसे भी आपको वीडियो लगी हो, और शेयर करना ना भूलें। अदरवाइज आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर लीगल इंग्लिश से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे आपको लीगल इंग्लिश से रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।